हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है बिहार एससीईआरटी से जो हिस्ट्री क्लास 7 की है, उससे जो हमारे एक्स्ट्रा चैप्टर आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने जो है ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है क्लास 7 की 2 पार्ट में डिस्कस की है। एक पार्ट आपका कल अपलोड हुआ था और एक पार्ट जो है उसका पहले अपलोड हुआ था। तो इन 2 पार्ट में हमने जो है पुरानी एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन हमारे बनने लायक थे उनको हमने देख लिए हैं। इसके अलावा मैं आप सभी से ज़रूर कहूँगा कि आप जो है एक बार खुद से भी एनसीईआरटी की पीडीएफ ज़रूर पढ़िएगा। दोनों पढ़िएगा, एनसीईआरटी नई वाली भी और पुरानी वाली भी। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे तथ्य और भी जानने को मिलेंगे। देखिए, हमने 2 पार्ट में आपका बिहार जो है एनसीईआरटी की 2 क्लासेज करके क्लास 7 की हिस्ट्री जो है वो ख़त्म कर दी थी। ठीक है। इसके अलावा हमने एक सेशन लिया था आपका नई वाली एनसीईआरटी से, जिसमें हमने लगभग जो है 100% सॉल्व किए थे इतिहास के आपके इम्पोर्टेंट, जिसमें आपके 4 चैप्टर दिए गए थे नई वाली एनसीईआरटी में इतिहास से। आज हम जो हमारे एक्स्ट्रा चैप्टर आते हैं एनसीईआरटी से, एक्स्ट्रा चैप्टर जो है बिहार में एससीईआरटी में रहते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उनसे लगभग हम 30 प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके एससीईआरटी का पार्ट है और आप बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। देखिए, आपने देखा कि ये हमारे जो है एससीईआरटी के कुछ चैप्टर हैं, जिनमें ये हमारे चैप्टर सेम है। कब, कहाँ और कैसे नए राज्यों और राजाओं का उदय, तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य, थोड़ा सा नाम बदला है चैप्टर का, लेकिन ये सारे जो है कंटेंट आपके सेम है। वास्तुकला, किले और धार्मिक स्थल, ये भी सही है। और शहरी व्यापारी कारीगर, ये भी सेम है। सांस्कृतिक सामाजिक विकास और क्षेत्रीय संस्कृतियों का उदय, और 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, यहाँ तक जो है लगभग सेम आपको देखने को मिलता है। और 2-4 लाइन एक्स्ट्रा हर चैप्टर में मिल जाएंगी, तो उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, उसको आप लोग एक बार अपने खुद से भी पढ़ लीजिएगा। बाकी हम जो मोस्टली देखेंगे वो हमारे 2 चैप्टर यहाँ पर आपको देख रहे हैं, हमारे इतिहासकार, जिसमें सैयदनाथ सरकार और सैयद हसन अस्करी, इनके बारे में हम कुछ सवाल देखेंगे। बहुत ही नॉर्मल से सवाल रहेंगे, तो आप लोग सेशन को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सारी वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए, हमारा पहला सवाल कह रहा है कि चेर राजवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चेर राजवंश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। कह रहा है, इन्होंने शाहाबाद, सारण और मुजफ्फरपुर और पलामू जिले में शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और मैंने सभी सही स्टेटमेंट बनाए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या सही है, और अगली बार जब आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएँ। देखिए, चेरों ने लगभग जो है 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में राज किया, ये भी बिल्कुल सही है। और शाहाबाद चैनपुर जिले पर बागमल नामक चेर सरदार का कब्जा था, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, इसीलिए आपका जो है डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चांद और मुंड कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो चांद और मुंड जो है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है आपको बताना है, और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। तो ये जो संबंधित थे वो चेर जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, चेर जनजाति से बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, इस समय बिहार में एक्सप्लेनेशन में कटिंग लाया हूँ बुक का। बिहार में बहुत से जनजातीय समूहों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश जो है वो प्रमुख था। चेरों ने शाहाबाद और सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिले में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, और चेरों ने लगभग 300 वर्षों तक इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में बने रहे। चैनपुर शाहाबाद पर बागमल नामक चेरो सरदार का कब्जा था, जिसके 2 बेटे चांद और मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाओं से जुड़े हुए हैं। तो चांद और मुंड का संबंध किससे था, तो चेरो राजवंश से था या चेर राजवंश से था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो है बिहार में जो पटना है, बिहार की राजधानी जो है पटना, वहाँ पर स्थित है। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि रहला जो है ये किसकी कृति है। रहला जो है किसकी कृति है आपको बताना है। तो रहला जो है ये इब्न बतूता की जो है
कृति है, इसी ने लिखा था इसको, याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फुतुह उल सालातीन जो है ये किताब जो है किसने लिखी है। फुतुह उल सालातीन, तो ये किताब जो है लिखी है किसने, तो इसे एसामी के द्वारा लिखा गया है। तो बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, बी विकल्प, एसामी ने इसको लिखा है, तो ये बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं ले आया हूँ मैं, बस ये जो है सीधे CRT से मैंने प्रश्न उठा लिया था। मैं आपको जो है बता देता हूँ कि इसको कैसे मिलाना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए कह रहा राज तरंगिणी, तो आप सभी लोग जानते हैं राज तरंगिणी जो है ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये हमारा ये कश्मीर के इतिहास से इसका मिलान हो जाएगा। अगर तबकाते नासरी की बात की जाए तो तबकाते नासरी से जो है बिहार के बारे में पता चलता है और बिहार में जो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उसके बारे में भी पता चलता है। तो ये जो है मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखी गई एक रचना है। तो याद रखिएगा इसका जो है तब मिनहाज उल सिराज से मिलान हो जाएगा। अगला कह रहा है शेरशाह का मकबरा, आप सभी लोग जानते हैं कि शेरशाह का मकबरा जो है ये आपका जो है सासाराम में स्थित है, तो इसीलिए आपका इसका जो है सासाराम से मिलान हो जाएगा। मान सिंह ने जो है बैकटपुर का शिव मंदिर बनवाया था और भक्ति संत जो है ये आपका दरिया साहब है, याद रखिएगा। तो इसका मिलान जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने वहाँ से उठा लिया ताकि आपको जो है पता चल जाए। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक को म्लेच्छों का नाशक बताया गया है। तो जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें किस शासक को जो है म्लेच्छों का नाशक बताया गया है, तो ये जो है नागभट्ट को बताया गया है। वैसे नागभट्ट प्रथम इनका पूरा नाम है, क्योंकि यहाँ पे केवल नागभट्ट है इसीलिए बी विकल्प सही हो जाएगा। अगर प्रथम और द्वितीय करके दे दे तो प्रथम याद रखिएगा, नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक बताया गया है। म्लेच्छ कौन था, कोई आदमी नहीं था, ये एक वंश था, एक राजवंश था, याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि शाहनामा जो है किसकी रचना है। तो शाहनामा जो है ये आपका फिरदौसी की रचना है, फिरदौसी की। तो इसका ए विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग वजारत, देखिए ये जो है मुगल काल की जो है कुछ आपका विभाग है और प्रशासन व्यवस्था है। देखिए वित्त विभाग वजारत में वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। उसके कार्य थे राजस्व वसूलना, आय व्यय का नियंत्रण रखना, वेतन बांटना, आक्ता देने की व्यवस्था करना। अन्य पदाधिकारियों में आरजी ममालिक क्या करता था, तो सुल्तान की सेना का प्रबंधक था। वकील दर क्या करता था, राज परिवार की देखरेख करता था। और काजी जो था यह मुख्य न्यायाधीश था। दीवाने इंसा जो थे ये राजकीय फरमान जारी करने वाला अधिकारी था। बारिद मुबालिक क्या था, गुप्त रूप से सूचना एकत्रित करने वाला। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि आरिज मुबालिक क्या था मुगल काल में, या आपका वकील दर क्या था। तो इसको याद रखिएगा, वकील दर राज परिवार की देखरेख करने वाला, दीवाने इंसा राजकीय फरमान जारी करने वाला, और बरीद मुमालिक जो है वो आपका गुप्त रूप से जो है सूचना एकत्र करने वाला। तो ये सभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कह रहा है बिहारी बुलबुल की उपाधि जो है किसे दी गई है। तो ये बिहार के एक गायक थे, याद रखिएगा। बिहार के गायक थे, क्या नाम है इनका, गायक नहीं है संगीतकार थे शायद, चिंतामणि जी। चिंतामणि को जो है बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, बिहारी बुलबुल। ठीक है, इन्होंने संगीत के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था, तो इसीलिए इनको जो है बिहारी बुलबुल की उपाधि जो है दी गई थी। तो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दादरा कजरी चैती गायन कहाँ की लोकप्रिय संगीत है। तो दादरा और कजरी और चैती गायन जो है ये आपका बिहार का लोकप्रिय संगीत है। तो इसका ए विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, उसके पहले हम थोड़ा सा जो है बिहार में संगीत, ये एक टॉपिक था आपका या CRT में, उसकी कटिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कह रहा है यद्यपि बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग से हुआ, परंतु तुर्की शासन में बिहार सूफी संतों के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई। और मुगल साम्राज्य में के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ। बिहार के पटना, गया, आरा, छपरा इत्यादि शहर संगीत के प्रमुख केंद्र बन गए। पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली और इसके अतिरिक्त गजल, दादरा, कजरी और चैती गायन लोकप्रिय शैलियाँ थीं। बिहार में चिंतामणि नाम के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि जो है दी गई। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि पटना कलम चित्रकला शैली का विकास जो है कब माना जाता है।
तो ये जो है इसे 16वीं से लेके और 18वीं शताब्दी के बीच में इसका विकास माना जाता है। तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति जो है ये कब हुई थी। तो भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति जो है कब मानी जाती है, ये आपको बताना है। क्या ये 8वीं शताब्दी है, या लगभग 5वीं शताब्दी है, या इसके अलावा आपका 12वीं शताब्दी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका आपको सही जवाब देना है। देखिए, क्योंकि बिहार में भोजपुरी भाषा बड़े पैमाने पर बोली जाती है, इसीलिए जो है ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और ये आपका जो है बिहार की SCRT में भी दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बिहार भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति जो है ये लगभग 8वीं शताब्दी मानी जाती है, याद रखिएगा, लगभग 8वीं शताब्दी। तो बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को विकसित करने का श्रेय जो है किसे जाता है। देखिए, इसको ता कर लीजिएगा, ना लिखा हुआ है तो इसको ता कर लीजिएगा, किसे जाता है। तो देखिए, बिहार में महाराष्ट्र में मराठी भाषा को विकसित करने का श्रेय तुकाराम और एकनाथ को जाता है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है बिहार की सभी भाषाओं में सबसे उन्नत और विकसित कौन सी भाषा है। क्या वो भोजपुरी है, या मैथिली है, या उर्दू है, और यह आपका जो है या आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की सभी भाषाओं में सबसे उन्नत और विकसित जो है ये आपका मैथिली है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है इस प्रश्न नंबर 14 का सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है मैथिली भाषा के वर्तमान स्वरूप का उदय जो है किस शताब्दी में हुआ। तो जो वर्तमान में जो मैथिली भाषा बोली जाती है, इसका जो है वर्तमान स्वरूप का उदय जो है किस शताब्दी में हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वीं शताब्दी। ठीक है, 10वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। तो याद रखिएगा ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में सरे नौबत क्या था। तो सरे नौबत किसे कहा जाता था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये क्या हटा दीजिएगा, किसे कहा जाता था। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इनमें जो है अधिकारियों को क्या कहा जाता था। देखिए, यहाँ मैंने लिख के रखा है। देखिए, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। तो पेशवा जो होते थे ये प्रधानमंत्री होते थे। सरे नौबत क्या होता था, तो ये आपका सेनापति होता था। क्या होता था? सेनापति होता था। मजूमदार लेखाकार होते थे। और वाकिया नबीस क्या होते थे? गृह और गुप्तचर विभाग ये संभालते थे, वाकिया नबीस। और सुरु नबीस पत्र व्यवहार अधिकारी होते थे। दबीस जो थे ये आपका विदेश मामले का प्रभारी होता था। और पंडित राव जो है ये धार्मिक मामले का प्रभावी होता था। और न्यायाधीश शास्त्री जो थे ये हिंदू न्याय प्रणाली की व्याख्या करने वाले होते थे। तो याद रखिएगा, पेशवा प्रधानमंत्री, सरे नौबत सेनापति और मजूमदार लेखाकार, वाकिया नबीस गृह और गुप्तचर विभाग, सुरु नबीस पत्र व्यवहार अधिकारी, दबीस विदेशी मामले का प्रभारी, पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रभारी, और न्यायाधीश शास्त्री जो है ये हिंदू न्याय प्रणाली की व्याख्या करने वाला होता था। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है? सरे नौबत पूछ रहा है। तो सरे नौबत जो होता था ये आपका सेनापति होता था। तो याद रखिएगा सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मराठा परिसंघ के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, मराठा जो है राज्य को कई सारे परिसंघ में, कई सारे क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया था। और उनमें से जो है ग्वालियर पर जो है सिंधिया का शासन करते थे, सिंधिया लोग को सौंप दिया गया था। नागपुर में भोसले लोगों को शासन सौंप दिया गया था। और इंदौर परिसंघ को होलकर के हवाले कर दिया गया था। और विदर्भ में जो है गायकवाड़ का शासन था। तो ये जो है कुछ ऐसा मिलान था इनका, सही है सभी। ठीक है, इनमें से कोई जोड़ा भी गलत नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ये मैंने आपको बताने के लिए केवल ये क्वेश्चन बनाया था। देखिए, ये जो है छोटे छोटे कई प्रसंग में विभाजित कर दिया गया था मराठा साम्राज्य को। और इसमें जो है ग्वालियर क्षेत्र पर जो है सिंधिया शासन करते थे। और नागपुर में भोसले, और इंदौर में होलकर, और विदर्भ में जो है वो गायकवाड़ लोगों का शासन था। तो ये जो है सभी के सभी सही है, इनमें से कोई जो है वो गलत नहीं है। कह रहा है किसके नेतृत्व में जाट राज्य की स्थापना हुई। तो देखिए, जाट राज्य की स्थापना जो हुई थी वो आपका चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में हुई थी, याद रखिएगा। तो इसका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बाद में जाट राज्य को सबसे ज़्यादा विकसित करने का श्रेय जो है वो सूरजमल को जाता है। किसको जाता है? सूरजमल को जाता है। लेकिन इसकी स्थापना करने में और इसको स्थापित करने में जाट राज्य की जो है चूड़ामन और बदन सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो इसका जो है डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कह रहा है किसके नेतृत्व में सिखों ने अपने धार्मिक और राजनीतिक रूप से अपने आप को जो है धार्मिक और राजनीतिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया था। तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में इन्होंने अपने आप को जो है धार्मिक और राजनीतिक रूप से संगठित करने का प्रयास किया था। तो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, पहले जो है ये छोटी छोटी मिसलों में विभाजित थे, जैसे ग्रुप में होते थे तो उनको मिसल कहा जाता था, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह
के नेतृत्व में अपने आप को जो है धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक संगठित होने का प्रयास किया था। देखिए कह रहा है 19वीं शताब्दी में सिखों ने किनके नेतृत्व में अपने को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में परिवर्तित किया। तो ये इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, क्या रणजीत सिंह हो जाएगा या बंदा सिंह बहादुर या नानक देव या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रणजीत सिंह के नेतृत्व में इन्होंने एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने आप को जो है वो परिवर्तित कर लिया था। तो ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है। तो फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर जो है ये आपका जो है हमारे जो इतिहासकार हैं बिहार के यदुनाथ सरकार की रचना है। तो ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है कि शिवाजी एंड हिज टाइम्स जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है ये भी आपका यदुनाथ सरकार के द्वारा लिखी गई है। वैसे तो बहुत सारी रचनाएं इनकी बुक में दी गई हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वही मैंने उठाई है। तो आप एक बार जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। मैंने आप सभी को जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है और ग्रुप में जो है NCERT और SCERT जो है सभी बुक्स जो है शेयर कर दी हैं। कल जो है मैंने हिंदी लैंग्वेज में आपको जो है NCERT जो है क्लास 7 की उसको आपको भेजा है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और उसको आपको देखिए वो जिप फाइल है, तो आपको उसको डाउनलोड करने के बाद उस पर क्लिक करने के बाद उसको अनजिप या एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो 14 फाइल में डिवाइड हो जाएगी और ये जो है 14 फाइल आपके 14 चैप्टर के रूप में एक एक चैप्टर का PDF बन जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसको जो है वो अनजिप करके और मर्ज करके भी दे दूँगा। तो इसका जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए सर यदुनाथ ने मुगल काल के अतिरिक्त चैतन्य हिज पिलग्रिमेज और एंड टीचिंग, चैतन्याज लाइफ एंड टीचिंग्स इंडियाज थ्रू द एजेस और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखित अध्यायों के माध्यम से जो है भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास के कई पहलुओं को उजागर किया। और सर यदुनाथ की इन कृतियों का महत्व फारसी और अन्य भाषाओं में उपलब्ध मौलिक स्रोतों पर आधारित होने के कारण है इन्होंने कई मूल फारसी स्रोतों का अनुवाद हिंदी में भी किया था। याद रखिएगा। कह रहा है कि सर यदुनाथ सरकार की अंतिम कृति कौन थी। अंतिम कृति जो है इनकी कौन सी थी। तो द हिस्ट्री ऑफ जयपुर जो है ये इनकी जो है अंतिम कृति थी। ये जो है ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ जयपुर इनकी जो है अंतिम कृति थी। अगला सवाल कह रहा है कि प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी जो है इन्होंने अपने पेशे का, देखिए ये आने हो गया है, ये इसको अपने कर लीजिएगा। इन्होंने अपने पेशे का मैं इसको जो है लिख देता हूँ। ये अपने पेशे का प्रारंभ जो है ये किस कार्य से शुरू किया था। तो इन्होंने जो है वकालत के कार्य से अपने पेशे का प्रारंभ किया था और बाद में ये चलकर जो है वो हिस्टोरियन बन गए थे, आपका जो है इतिहासकार बन गए और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो इन्होंने अपने पेशे का जो शुरुआत किया था या प्रारंभ किया था वो वकालत से किया था। हमारा अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसको उनके कार्यों के लिए अंग्रेजी सरकार ने खान साहब की उपाधि दी थी। तो ये नाम आप लोग जानते ही होंगे, अभी मैंने बताया प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी को इनके जो है कार्यों के लिए अंग्रेजी सरकार ने आपका खान साहब की उपाधि दी थी। तो इसका जो है ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार के स्कूलों में विश्व पृथ्वी दिवस जो है बिहार पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये जो है भी जल्दी से मनाया जाना शुरू हुआ है, ताकि इसके मौके पर जो है आपका जो है तमाम पेड़ पौधे लगाकर जो है पर्यावरण को जो है संतुलन किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो वनों की कटाई हो रही है और लगातार जो है एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो रहा है। तो इसी जब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है या विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग पेड़ लगाने का प्रयास करते हैं और जो है आपका जो है वायुमंडल को जो है संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आपको जो है क्लास 8 की जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सेशन के साथ NCERT एक्सप्रेस में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है तो आप लोग जो है UP TGT PGT का भी जो है फॉर्म अप्लाई करिएगा, जिसमें आपका GIC लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है, लगभग 4,500 पोस्ट हैं। और जो है आपका UP TGT की जो वैकेंसी है उसमें भी आपका जो है लगभग 7,500 पद देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।